नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से आपको मुलाकात कराऊंगा। और आज के हमारे खास मेहमान श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय एवं धर्मशाला रामराय जींद के आदरणीय प्रधान मास्टर ऋषिकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। मास्टर जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद पांचाल जी। पहले तो मैं आपका भी आभारी हूं कि आप तीसरी बार शायद मेरा साक्षात्कार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपके चैनल रेवोल्यूशन इंडिया को देखने वाले सभी दर्शकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये है सरलता की प्रतिमूर्ति, जो वास्तव में श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय और धर्मशाला के माननीय प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर ऋषिकांत जी। कितनी सरलता है और अपने मिशन के प्रति पूरा जज्बा नज़र आता है। हम प्रधान जी से जानना चाहते हैं, प्रधान जी, इस महाविद्यालय और धर्मशाला के बारे में संक्षिप्त परिचय थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करते चले, बताते चले, इसकी यात्रा कब से शुरू हुई थी? पांचाल जी, 1948 में हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जो राम हृदय तीर्थ है, इस पर जो तीर्थ यात्री स्नान करने के लिए आते थे, उनको ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय यातायात के साधन भी नहीं थे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने यहाँ एक धर्मशाला की स्थापना की थी। कालांतर में 1969 में 1969 में हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर संस्कृत पाठशाला प्रारंभ की और 1969 में एक रजिस्टर्ड संस्था के रूप में ये संस्था आई। तब से लेकर के आज तक यहाँ संस्कृत विद्यालय चल रहा है जी, और निःशुल्क चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तब से लेकर के आज तक ये संस्था निःशुल्क संस्कृत शिक्षा दे रही है। प्रधान जी, आप इस संस्था से कब से आप जुड़े हैं, बताते चलें दर्शकों को। पांचाल जी, वैसे तो मेरी 3 पीढ़ियां इस संस्था से जुड़ी हैं और मैं इसको अहंकार स्वरूप नहीं बल्कि इतिहास स्वरूप ये बात बताना चाहता हूं जी कि मेरे स्वर्गीय दादाजी पंडित राम प्रसाद जी समाज के अन्य प्रतिष्ठित ब्राह्मणों के साथ इस संस्था के संस्थापक सदस्य रहे हैं। जी, मेरे पिताश्री ने भी इस संस्था में सेवा की और उसके बाद मैं अपना सौभाग्य समझ करके कि जो पौधा हमारे बुजुर्गों ने लगाया, उस पौधे को सींचने का अवसर हमें मिले। मैं भी 1992 में जी पहली बार इस संस्था से जुड़ा और 1996 में विधिवत तौर पर इस संस्था की सेवक के रूप में यहाँ मेरी एंट्री हुई। जी, प्रधान जी, किन किन बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में आपने इस संस्था के लिए कार्य किया, बताते चलें दर्शकों। पांचाल जी, वैसे तो मैं हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन उनकी संस्कृत और संस्कृति के प्रति सेवा की मुझे जानकारी है। जी, विशेष करके पंडित कृष्णदत्त जी जो रामराय के ही निवासी थे, श्याम सुंदर जी शास्त्री जी जो कृष्णदत्त जी के छोटे भाई थे, रघुवीर अत्री जी, श्री किशन तहसीलदार जी, पौकरमल थानेदार जी, इन सभी लोगों के साथ मुझे यहाँ काम करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी, जो रामराय निवासी थे जी। बाकी मैंने अपने घरेलू परिवेश में इस संस्था के बारे में मेरे ताऊ जी से, हमारे पड़ोसी गांव माजरा के पूर्व सरपंच भी रहे और बड़े प्रतिष्ठित और पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, पंडित अभयराम जी, उनसे मैंने इस संस्था के बारे में बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ सीखा है। जी, प्रधान जी, वर्तमान में आप इस संस्था के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में क्या कुछ नया इस संस्था को मिला है और क्या क्या आपने लक्ष्य आपने निर्धारित किए थे और कितने लक्ष्यों की प्राप्ति आप कर पाए? पंचाल जी, आपने अध्यक्ष पद का संबोधन किया है। वास्तव में संस्था में और विशेष करके सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में जी, मैं समझता हूं अध्यक्ष का पद कोई गरिमा का पद नहीं है जी। वास्तव में इसे अध्यक्ष पद संबोधित न करके बल्कि मुख्य सेवक कहा जाना चाहिए जी, क्योंकि
अध्यक्ष और चौधर के जो पद हैं जी वो उन संस्थाओं में, उन इदारों में होते हैं जहां पर लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं। जी 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 ये संस्थाएं तो केवल सेवा करने की संस्थाएं हैं, इसलिए अध्यक्ष ने कह करके मुख्य सेवक संबोधित किया जाना ज्यादा बेहतर होगा। जी 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 मैं 1996 में पहली बार इस संस्था का मुख्य सेवक बना। जी उस समय जो आज संस्था में जितने भवन हैं, जितने भी भवन हैं, जी इनमें से केवल 2 भवन थे जी जो आज हैं। एक तो हमारे प्राचार्य जी का जो निवास है, जिसको यहाँ दंडी स्वामी जी की कोठी कह करके बोलते हैं जी, और एक हमारा जो शैक्षणिक भवन है जी, ये 2 भवन ऐसे हैं जो 1996 से पहले के हैं। और 1996 में मुख्य सेवक बनने के बाद जी बाकी पूरे परिसर का काया पलट हो चुका है। जी 1996 से 2000 पहली बार मैं यहाँ जब मुख्य सेवक बना, जी उस समय केंद्र सरकार में पंडित हंसराज जी भारद्वाज कानून मंत्री थे। जी मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे ब्राह्मण के संपर्क में उस समय आया। जी और 1996 में, 1997 में जी मैं 2 बार हंसराज जी भारद्वाज को यहाँ लाने में सफल रहा। मैं, बल्कि मैं शब्द ना कहूं तो हम बोलूं तो अच्छा है, क्योंकि उसमें मैं अकेला नहीं था। जी उस समय हमारे जो महासचिव थे भगवान दत्त जी शर्मा, हमारे व्यवस्थापक थे फूल कुमार जी, दूसरे जो पदाधिकारी थे, उन सब के प्रयास से पहली बार हम हंसराज जी भारद्वाज को यहाँ लेकर के आए। कालेश्वर महादेव मठ के उसमें उद्घाटन समारोह में हम गए थे, कालेश्वर यमुनानगर में। जी वहां पहली मुलाकात हुई और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप हमारी संस्था में आओ। जी जब पहली बार उनको निमंत्रण देने के लिए हम दिल्ली गए, जी तो भारद्वाज साहब ने जिक्र किया मेरे सामने कि भाई आपके इलाके का एक प्रतिष्ठित वकील है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में, जी आप उसको मेरी ओर से बोलना कि वो लड़का जरूर आए। जी उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो लड़का हमारा भविष्य है। जब मैंने उनसे आग्रह किया कि आप नाम बता दो, जी हम उनको बुला लेंगे, जी तो भारद्वाज साहब ने सूर्यकांत का नाम लिया। जी तो हमारे अन्य साथियों ने बताया कि जी ये सूर्यकांत के ही बड़े भाई हैं। जी उस प्रोग्राम में सूर्यकांत उस समय वकील थे और वो आए यहाँ। जी डॉक्टर शंकर भारद्वाज जो भिवानी से विधायक भी रहे और भिवानी की प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक हैं, जी वो भी आए। हंसराज भारद्वाज जी ने इस संस्था के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया। जी उन्होंने शैक्षणिक भवन परिसर के अंदर जी प्रशासनिक भवन के 3 कमरे बनवाए। जी बाद में यहाँ पर आजकल वो सभागार है, पहले लाइब्रेरी के रूप में एक बहुत बड़ा हॉल बनाने में यहाँ योगदान दिया। जी उसके बाद 1997 में हम चौधरी भजनलाल जी को भी लेके आए। उस समय वो केंद्र में मंत्री थे। जी और भजनलाल जी ने भी उस समय आजकल जो पाकशाला है और जो भोजन कक्ष है जहाँ विद्यार्थी और हमारे आचार्य बैठ करके भोजन करते हैं, काफी बड़ा हॉल है जी, उस हॉल के निर्माण के लिए 2,94,000 रुपए की ग्रांट उन्होंने प्रदान करवाई जी पंडित रामजी लाल जी जो उस समय राज्यसभा सांसद थे जी, उनसे। अब दोबारा बीच में अन्य लोग मुख्य सेवक रहे या प्रधान रहे जी, जिनमें शास्त्री फूल कुमार जी भी हैं और श्री किशन तहसीलदार जी थे, रामेर सरपंच थे, वो प्रधान रहे जी। लेकिन जब शास्त्री जी प्रधान रहे तब दोबारा फिर इसके जीर्णोद्धार का काम आगे बढ़ा जी। और शास्त्री जी के कार्यकाल में छात्रावास का निर्माण हुआ, यहाँ अतिथि गृह का निर्माण हुआ जी। 2015 में उस समय सोनीपत लोकसभा से सांसद थे रमेश कौशिक जी जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप उस समय शास्त्री जी प्रधान थे जी, मैं यहाँ किसी पद पर नहीं था जी। हमने उनसे कहा कि भाई साहब आप संस्था है, आपके इलाके में है, आपके संसदीय क्षेत्र में है जी, आप उस संस्था के लिए कुछ दो। तो मैं और शास्त्री जी दोनों उनके पास गए और कौशिक साहब ने बाकायदा मेरे को फोन करके बुलाया जी कि भाई साहब आ जाओ। जी।
और उन्होंने बिना किसी दिखावे के, जी हमने उनका कोई अभिनंदन नहीं किया, कोई फूल माला या कोई उनका स्वागत में कोई प्रोग्राम किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। जी उन्होंने बिना किसी दिखावे के 10 लाख रुपए संस्था को दिए। जी समाज के काफी प्रतिष्ठित लोगों ने, जी उनमें मेरा परिवार भी, दूसरे हमारे रिश्तेदार वगैरह भी थे जी जिन्होंने छात्रावास में कमरे दिए। जी और विशेष योगदान छात्रावास में रहा गांव राम राय के ब्राह्मणों का, जी जिन्होंने अपने नेक कमाई से जो है यहाँ 14 कमरे बनवाने का काम किया है। जी उसके बाद 2015 में जब चुनाव हुआ जी तो शास्त्री जी ने बताया मेरे को कि भैया आप मेरे साथ आओ, एक टीम में हम मिलकर के काम करेंगे और हम चाहते हैं कि भगवान परशुराम का पूजा स्थल यहाँ बने। जी हमने बैठ करके विचार किया। उस समय प्रबंध समिति के जो पदाधिकारी थे उनके साथ चर्चा हुई। प्रबंध समिति के प्रधान तो शिवम फूल कुमार जी थे। जी 2015 के चुनाव में फिर दोबारा मुझे मुख्य सेवक बनाया गया जी और हम एक संकल्प के साथ पूरे समाज के प्रतिष्ठित लोगों के पास से, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग थे जी उनके पास गए जी और हमें भरपूर सहयोग मिला। जी हम कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सहयोग जो है वो समाज के लोग दे सकते थे, क्योंकि ब्राह्मणों के बारे में तो आमतौर पर एक बात जुड़ी हुई है कि ये गरीब कौम है, जी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जी यहाँ राम राय गांव के ब्राह्मणों ने 60 लाख से ज्यादा रुपया दिया मंदिर निर्माण में। जी मेरा अपना जो पैतृक गांव है पेटवाड़ के ब्राह्मणों ने 40 लाख के लगभग रुपया दिया है। जी जहां भी हम गए प्रतिष्ठित लोगों के पास, शिवचरण अत्री हैं जी यहाँ राम राय के निवासी हैं और वो सिल्लीगुड़ी में उद्योगपति हैं, जी बिल्डर हैं। जी क्या बात थी, उन्होंने बड़े खुले मन से 11 लाख रुपया मंदिर निर्माण के लिए दिया। जी सतबीर वत्स हैं बास गांव से, जी ट्रांसपोर्टर हैं वो, उन्होंने 5 लाख रुपए से ज्यादा राशि दी है। जी मंडाना से हैं जयपाल जी, नासिक महाराष्ट्र में उनका काम है, जी उन्होंने 5 लाख रुपए से ज्यादा राशि दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुले मन से मंदिर निर्माण के लिए हमें पैसा दिया। जी यहाँ लोकल में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, चाहे वो भाई परिवारों का विखंडन हो चुका था, अलग अलग हो चुके थे, जी लेकिन उन्होंने भी सामूहिक रूप से अपनी नेक कमाई से मंदिर निर्माण में बहुत खुले मन से पैसा दिया। जी और लगभग हमारा जो एस्टिमेटेड खर्चा था वो हमने 2.5 करोड़ माना था, जी लेकिन लोगों ने हमें 3.5 करोड़ से भी ज्यादा चंदा उसी समय दिया जब मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हुआ। जी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी जो हमारे राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, जी उनका योगदान इस संस्था में सबसे ज्यादा है। जी जी अक्सर नींव की ईंटें छुप जाती हैं, जिन नींव की ईंटों पर बड़े बड़े महल बन जाते हैं, वो अक्सर रह जाती है, गलती जाने अनजाने। उस इंसान ने जिस आत्मीयता के साथ, जिस अपनेपन के साथ, जिस मतलब सोच के साथ इस संस्था को सहयोग दिया है, निश्चित तौर पर और कोई संस्था इतनी बढ़िया संस्था नहीं होगी जितना योगदान हम उनसे ले पाए हैं। और एक परिवार के वरिष्ठ सदस्य की हैसियत से, न कि उन्होंने कभी ये जताया हो कि भाई मैंने ईद कर दिया। मैंने जब भी उनसे आग्रह किया, उन्होंने छात्रावास में कमरा शास्त्री जी के कहने से दिया। जी 10 लाख रुपए की राशि ये सामने जो कार्यालय भवन है, छोटा मीटिंग हॉल है जी, इसके लिए डीपी वत्स जी ने दी। फिर दोबारा वो एक मेरे घरेलू वो भंडारा का कार्यक्रम था, हवन का कार्यक्रम था, उसमें आए थे। तब मैंने आग्रह किया उनसे, आप देखिए उनकी मतलब दिलेरी, या मैं ये कहूँगा उनका अपनापन। मैंने उनसे आग्रह किया कि वत्स साहब की कुछ और दे दो पीछे। बोला क्या करेगा जी, मगा जी उरे समय इसके प्रांगण में बलवक लगवाने हैं जी। कुछ देर वो चुप रहे, उसके बाद वो मेरे को कहने लगे ऋषिकांत मगा जी, बोला भाई घर की बही काका लिखनिया तने जितने लेने हैं ले ले। वाह। हमने
पूरे प्रांगण में जो इंटरलॉकिंग ब्लॉक लगे हैं जी उन ब्लॉकों का एस्टिमेट बनवा करके भेज दिया 12,81,000 रुपए का जी और उन्होंने अपनी सैंक्शन में लिख दिया एज पर एस्टिमेट सैंक्शनड। जी उसके बाद भी जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समय हमने यहाँ एक आयोजन किया था, उसमें आए वो जी मेरे तो वो पारिवारिक सदस्य हैं, जी उनका अधिकार है, मेरे बड़े भी हैं और हमारा जो घरेलू नाता है उसमें भी वो मेरे से बड़े हैं जी। किसी बात पर वो मेरे को गुस्सा कर रहे थे जी मैंने हंस करके टाल दिया उनको। फिर वो मैंने यूं करने लगे, बोला ले भाई तने 100 माया लिया इवन्यू बताओ और कह दूं जी माँ जी मैं कुछ नहीं मांगता। वो नाराजगी करना भी मेरा अधिकार था जी। नहीं बोले 5 लाख रुपये और ले लेके आतर लेगा जी। मगा जी फिर एक काम करो घाट कानी की जो उसकी शैक्षणिक भवन की 4 दीवारी है वो लिख के भेज दो जी। वो 5 लाख रुपए भी आ चुके हैं और उसका टेंडर होना बाकी है और उनसे भी मैं कह लूं ना कह लूं उनका मोह इस संस्था से कम नहीं हो सकता जी। वो भविष्य में भी इसी प्रकार इस संस्था को देते रहेंगे जहां भी वो कर सकते हैं जो कुछ भी। हालांकि आजकल वो सांसद नहीं है जी। उनका टेन्योर जो है वो खत्म हो चुका है जी। लेकिन वो एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत प्रबुद्ध नागरिक, उच्च कोटि के आंखों के चिकित्सक सर्जन और मतलब जिन जिन पदों पर वो रहे हैं हर पद पर वो सामाजिक प्रतिष्ठा उन्होंने अपनी बनाई है जी। एक पहचान बनाई है और यहाँ भी उनकी एक पहचान है इस संस्था में जी। प्रधान जी, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी संस्था के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है उसको आलोचना का भी सामना करना पड़ता है, उसका विरोध भी होता है और आप एक ऐसी संस्था के प्रबंधक के रूप में आपने काम किया। संस्कृत और संस्कृति, क्या मतलब आपको लगा कि कभी आपको आभास हुआ कि कहीं कोई विरोध हो रहा है या कहीं कोई आलोचना हो रही है? और महत्वपूर्ण जो एक बात है कि संस्कृत और संस्कृति को बचाने में आप कितना अपने आप को सक्षम महसूस किया कि वास्तव में जो एक जिम्मेवारी आपको दी समाज के लोगों ने, आप उसमें निभाने में कितना आप सफल हो पाए? पांचाल जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वयं जी संस्कृतज्ञ नहीं हूं जी। मैंने संस्कृत पढ़ी है 11वीं क्लास तक, लेकिन मैं शास्त्री नहीं हूं जी। हाँ, मैं शास्त्री का बेटा हूं और मुझे फक्र है इस बात का कि मैं एक शास्त्री के घर में पैदा हुआ हूं जी। मेरे पिता न केवल शास्त्रीय संस्कृत अध्यापक थे जी, बल्कि मेरे पिता एक प्रतिष्ठित सामाजिक नागरिक थे जी, जिन्होंने अपने शैक्षणिक कार्यकाल में जी, पूरे पंजाब के अध्यापकों का नेतृत्व भी किया। जी, उनका खून मेरी रगों के अंदर है जी। और मैं आपको ये बात बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि जब मैं इस संस्था से जुड़ा तो मेरे पिताजी ने मुझे शाबाशी देते हुए ये कहा था कि बेटा आप पहली बार मुझे ये लग रहा है कि तुम वास्तव में अपने परिवार के नक्शे कदमों पर हो। एक पिता कभी अपने बच्चे की खुले मन से सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा नहीं करता, लेकिन यदि उन्होंने की है कुछ ना कुछ, उन्होंने आपके कार्यशैली को देखा है नज़दीक से और उनको फक्र तभी हुआ होगा। बेसिकली उनको जो खुशी का अनुभव हुआ वो हुआ भगवान परशुराम की पूजा स्थल के निर्माण कार्य को शुरू करने के बाद जी, क्योंकि वो ये देखना हमारे संस्कारों को देखना चाहते थे कि क्या वास्तव में इनमें वो संस्कार हैं या नहीं है। जी। जहां तक संस्कृत और संस्कृति की रक्षा करने का प्रश्न है जी, इस संस्था में रहते हुए जी, इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था जी, मैं कभी भी उस उद्देश्य से भी मुख नहीं हुआ। वाह। निरंतर जो मुख्य काम था हमारा वो भीख का कटोरा लेकर के लोगों के पास जाना था और उन बच्चों को जो इस संस्कृत और संस्कृति को बचाने वालों की जो सेना है जी, उस सेना का जो भविष्य थी जी, उनका भरण पोषण करना, उनकी शिक्षा व्यवस्था करना हमारा मुख्य दायित्व था। जी। उसको मैंने बखूबी निभाया है अपने स्तर पर भी और एक टीम के स्तर पर भी।
जिस प्रकार से पहले ये जो विद्यालय के रूप में शुरू हुआ श्री ब्राह्मण संस्कृत में, फिर वो महाविद्यालय का रूप लिया, आपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इसको संबंधित कराया, मान्यता दिलाई। वर्तमान में भी हमने नज़दीक से देखा कि आपने जो कैथल में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उससे भी जुड़ाव करके इसको एक बड़ा उच्च स्तर का शिक्षण संस्थान बनाने का आपका एक सपना था। क्या वो सपना किस स्तर पर पूरा होने जा रहा है? कितना आपने उसको पूर्णता की तरफ आप लेकर जा सके? पांचाल जी, पिछले 1 साल से हम इस प्रयास में प्रयासरत थे कि हरियाणा सरकार ने जो नया संस्कृति विश्वविद्यालय बनाया है मुंदड़ी कुरुक्षेत्र में, कैथल में जी, उससे संबंध हमारा विद्यालय हो, इस दिशा में हम 1 साल से काम कर रहे हैं जी, और अभी पिछले दिनों हमें इसमें कामयाबी भी मिली है जी, कि हमने इसकी एफिलिएशन फीस हमारी जमा हो गई है, हमारे कागज सबमिट हो गए हैं और शीघ्र ही वो मान्यता हमें मिल जाएगी। जी, उस काम में भी मैं जहां तक समझता हूं कि मैं शब्द कहीं नहीं है, जी, जी, उसमें हम शब्द है। जी, एक टीम के रूप में हमने काम किया है और हमारे काफी साथियों का उसमें योगदान है। आपने साथियों का जिक्र किया, कुछ ऐसे दानवीर जिनकी वजह से आज जो एक शुरुआत में 1948 में एक पौधा लगाया था, आज वो वट वृक्ष से बढ़ने जा रहा है, उन दानवीरों का या सहयोगियों का नाम चर्चा के दौरान आप शामिल करना चाहें? देखिए, जहां हम बैठ करके आप ये साक्षात्कार कर रहे हैं, जी, ये अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आप देख रहे हैं। इंपोर्टेड सामान इसमें लगा है, सारा कंप्यूटर है जी, विद्यार्थियों के बैठने के लिए चेयर और टेबल हैं, 5 एसी लगे हैं, सीलिंग फैन लगे हैं जी, ये तमाम, इसमें बहुत बड़ी एलईडी लगी, वाईफाई से कनेक्टेड है जी, ये संगणक प्रयोगशाला जी, हमारे पूजनीय जी, सरवाइव कर रहे हैं, वो जीवित हैं, जी, पंडित सच्चिदानंद जी। मूल रूप से तो हांसी के निवासी हैं वो, लेकिन आजकल वो गुड़गांव रहते हैं जी, और बड़े सौभाग्यशाली हैं। उनका एक बेटा हाई कोर्ट दिल्ली में जज है जी, जस्टिस दिनेश शर्मा जी, उनके वो पिता हैं और रामराय गांव से भी उनका रिश्ता है क्योंकि उनकी ससुराल है रामराय, पंडित सच्चिदानंद जी की। जी, उन्होंने अपने पुत्रों के मतलब आग्रह पर जी, इस संगणक प्रयोगशाला का यहाँ निर्माण करवाया है जी, और इसमें आप आश्चर्यचकित होंगे कि दिल्ली की पूरी टीम, जी, जो देश की राजधानी है और वहां पर जो मतलब बेटर से बेटर जो उपलब्ध था, जी, वो सामान यहाँ लेकर के आए हैं और वो खुद आकर के यहाँ इसकी स्थापना करके गए हैं। जी, और इसका उद्देश्य भी उनके मन में भी और हमारे मन में भी जी, ये है कि भाई जो आधुनिक शिक्षा का समावेश हो, क्योंकि संस्कृत भी ऐसी भाषा है जिसने वास्तव में टेक्नोलॉजी की, विज्ञान की भाषा को जन्म दिया है। हाँ, जनक के रूप में जानी जाती है। जी, तो हम सच्चिदानंद जी के, उनके परिवार के, उनके पुत्रों के बड़े हृदय से आभारी हैं जिन्होंने इस प्रयोगशाला का निर्माण करवा के ये संस्था को सौंपी है। जी, और इसके उद्घाटन के अवसर पर दिनेश जी जो है वो जस्टिस सूर्यकांत को भी लेके आए यहाँ। जी, उनके साथ जो दूसरे लोग आए थे, प्रतिष्ठित लोग, जिनमें मैं साहुल अग्रवाल हैं, दिल्ली के उद्योगपति हैं। जी, आप देखिए कि हमने किसी से एक पैसा नहीं मांगा। साहुल अग्रवाल जी ने 21 लाख रुपया इस संस्था को उस दिन दिया जी, और कोई घोषणा नहीं की उन्होंने जाकर के मेरे से वो अकाउंट नंबर ले गए संस्था का और पैसा ट्रांसफर कर दिया संस्था के अकाउंट में। जी, राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी, वो पूर्व आईपीएस हैं, वीआरएस लेकर के वो राजनीति में आए हैं जी, और वर्तमान में वो सरोजनी नगर लखनऊ से विधायक हैं। जी, 11 लाख रुपए की राशि वो दे करके गए हैं। जी, जी, हम उनके भी आभारी हैं। जी, यहाँ देखिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि उस कार्यक्रम से पहले, लेकिन उस दिन यहाँ राम राय के एक मूल निवासी हैं जी, वो एडिशनल कमिश्नर हैं जी, दिल्ली में, वाईएस गुप्ता जी, उन्होंने भी 2,51,000 रुपए की राशि इस संस्था को उस दिन दी, आहुति डाली इस महायज्ञ में। मैं ये कहता हूं पांचाल जी, हमने कभी भी जी, चाहे यहाँ निर्माण कार्य रहा हो, चाहे यहाँ भोजन व्यवस्था का प्रश्न रहा हो,
चाहे शिक्षा व्यवस्था की कोई बात रही हो, जी। हमने कभी आर्थिक तंगी महसूस नहीं की है। और 1.25 करोड़ रुपए का कोष जी आज इस संस्था के पास है, इतने बड़े परिसर के अतिरिक्त। जी जी। प्रधान जी, जब विस्तार से आपसे इतनी चर्चा कर रहे हैं जी। और बहुत स्थापित ये एक संस्था है, जी। अक्सर देखने में सुनने में आता है जो स्थापित संस्थाएं हो जाती हैं वहाँ मठाधीश पैदा हो जाते हैं या तानाशाही रवैया देखने को मिलता है। यहाँ क्या उस परिस्थिति से भिन्न स्थिति नजर आती है? आप बताते चलें। पांचाल जी, मैं इस मामले में बड़ा बेबाक हूं। जी जी, स्पष्टवादी। बिल्कुल। कई लोगों की आदत होती है मुंह में राम राम बगल में छुरी। जी। लेकिन मेरे तो छुरी है तो वो भी मुंह में है, जी। और राम राम है तो भी मुंह में है। शब्द ही तीर का काम करके, बिल्कुल। शब्द ही दवाई का काम। थोड़ा सा स्वभाव से लाचार जरूर रहा हूंगा। जी। कहीं कठोर निर्णय या कठोर भाषा का प्रयोग किया होगा तो इस संस्था के हित में किया होगा। निश्चित तौर पर। जहां तक मठाधीश होने का प्रश्न है, जी, ये संस्था किसी की बपोती नहीं है, ना मेरी है। जी, समाज की एक धरोहर है। धरोहर है ये समाज जी। की, और इस धरोहर को सुरक्षित और संजोए रखने की जिम्मेवारी पूरे समाज की है। जी। जहां तक विरोधियों का प्रश्न है, मैं समझता हूं मेरा कोई विरोधी नहीं है। जी। अगर कोई है जी। तो भाई, मैं वो कबीर जी वाली बात है, निंदक निये रे राखिए नैनन कुटी छपाए, वाह। मैं उस बात में भी विश्वास करता हूं। जी। पीछे से कोई निंदा करता है, बगल में छुरी वाली बात कोई करता है, मैं उसको अच्छा नहीं मानता। जी। मेरे अंदर अवगुण हो सकते हैं, पूर्ण तो अपने आप में भगवान होता है। जी। मैं भी तो एक साधारण सा इंसान हूं, अदना सा शिक्षक रहा हूं। जी। अगर मेरे अंदर कोई अवगुण रहा है, मेरे अंदर कोई त्रुटि रही है, जी, तो उन साथियों को भी जिन्हें कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई गलती नजर आ रही थी, जी, उनको भी स्पष्ट तौर पर मुझे आकर के मेरे सामने कहना चाहिए था। जी। और पीछे से अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। जी। मैं इतना कायर और कमजोर नहीं हूं कि मैं मतलब केवल पैर थपथपाने से भाग जाऊं। जी। जी। जहां तक इस संस्था का प्रश्न है, जी। मैं नहीं समझता कि ये मेरे लिए कोई अच्छाई की बात होगी। जिस पौधे को हमारे बुजुर्गों ने यहाँ लगा, फर्ज है हम पद पर रहें ना रहें, ये बात अलग है। जी। प्रधान जी, हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, जितना कार्य कर लिया उसके बाद भी इच्छाएं होती है कुछ बड़ा करने की। आपकी भविष्य की क्या योजना है? जैसे आपने कहा, बड़े खुले मन से कहा, यदि मैं किसी पद पर हूं तब भी इस पौधे को बहुत वट वृक्ष बनाने का काम करूंगा, और पद पर रहते हुए भी और पद के बिना भी। तो भविष्य की क्या योजना है मास्टर ऋषिकांत जी की, बतौर एक सामाजिक व्यक्तित्व? किस स्तर पर आप इस संस्था को ले जाना चाहते हैं? देखिए पंचाल जी, ये बहुत कुछ निर्भर इस बात पर करेगा कि हमारे आने वाले जो साथी हैं जी, उनमें मैं भी हो सकता हूं और दूसरे भी हो सकते हैं। जी। उनकी सोच किस स्तर तक सोचती है। जी। मैंने जो महसूस किया है, यहां अभी भी कमियां हैं। जी। खास करके एक तो नियमावली बनाया जाना यहां जरूरी है। जी। इतनी बड़ी संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका संविधान है। जी। लेकिन यहाँ जो कार्यरत कर्मचारी हैं, सेवादार हैं, उन सब के लिए भी एक बढ़िया नियमावली बनाए जाने की, उसको मतलब एक पुस्तक का रूप दिए जाने की जरूरत है, ताकि उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो और संस्था का अच्छे से संचालन, हित भी सुरक्षित रहे। जी जी जी। दूसरा, मैं ये समझता हूं कि हम वर्तमान में जिस पद्धति पर संस्कृत शिक्षा यहाँ दे रहे हैं, ये जारी रहे। जी। इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए किसी भी रूप में। जी। लेकिन मैं ये लेकिन शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि चांद पर लैंडिंग करने लगी है दुनिया। ठीक है। और भारत ने भी चांद पर लैंडिंग कर ली है। जी। जब भारत सरकार के प्रयासों से हमारा जो अंतरिक्ष, जो हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान जो संस्थान है, इसरो जी, उसके प्रयासों से जब हम चांद पर लैंडिंग कर चुके हैं जी, और हम केवल और केवल इसी परिपाटी का वहन करते रहे, जी, तो जो बेरोजगारी की समस्या है उससे नहीं लड़ पाएंगे। जी, जी। बेरोजगारी की समस्या से लड़ने के लिए आधुनिक शिक्षा का समावेश किया जाना जरूरी है। जी, जी। मैं चाहता हूं कि भाई
हमारे जो भी साथी आए जिनको इसके विकास की, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी दी जाए, जी वो साथी निश्चित तौर पर इस दिशा में काम करें। जी। अब प्रधान जी, 23 मार्च 2025 को आगामी दिनों में इस संस्था के चुनाव होने जा रहे हैं। थोड़ा बताते चलें किस किन किन पदों के लिए चुनाव होने जा रहा है, थोड़ा विस्तार से दर्शकों तक साझा करें जानकारी। पांचाल जी, मैं लगभग वैसे तो बता चुका चुनाव के बारे में कि भाई जो भी साथी आएंगे, जी देखिए संविधान के अनुसार आजकल जो ऐसी संस्थाएं हैं वो रजिस्टर्ड हैं फर्म्स एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनुसार, जी और उसका जो डायरेक्शंस हैं जी उसके अनुरूप ही चुनाव होता है। जी हमने चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। जी चुनाव अधिकारी का काम है चुनाव को संपन्न करवाना, जी और उन्होंने अपना चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर रखा है। जी। 16-17 को नामांकन होने हैं, 18 को उनकी जांच होगी, 19 को नाम वापस लिए जा सकते हैं, 19 को ही चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। जी जरूरत हुई तो 23 तारीख को चुनाव होगा, जी मतदान होगा, उसी दिन काउंटिंग होगी। जी फिर भी हमेशा इस संस्था में प्रयास रहा है कि भाई सर्वसम्मत आम राय से कोई चुनाव यहाँ हो जाए, जी लेकिन उसके लिए भी इस चुनाव प्रक्रिया का अपनाया जाना जरूरी है, जी क्योंकि ये कानून सम्मत है। जी जी जो साथी मैं आपको अपने से बेहतर मान रहा हूं, जी तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके पक्ष में नाम विड्रा कर लूं। जी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जी जो भी साथी यहाँ आएंगे जी उनको एक सकारात्मक सोच के साथ यहाँ आना चाहिए, जी न कि इस बात पर एडामेंट होकर के आए। यहाँ कोई मूछों का प्रश्न नहीं है किसी के लिए। और मेरी व्यक्तिगत राय में जी अगर पद प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़नी है, राजनीति के अंदर घुसे हुए, फिर उनके साथ लड़ो लड़ाई। जी 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 यहाँ एक सामाजिक संस्था में लड़ाई लड़ने की क्या आवश्यकता है, और कम से कम मैं नहीं लड़ूंगा ये लड़ाई। जी बाकी कोई लड़े ना लड़े, मैं इस लड़ाई में नहीं आऊंगा। लड़ाई लड़ेंगे तो उस बड़ी व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे जिस व्यवस्था ने जनता को परेशान कर रखा है। जी और निश्चित तौर पर पता नहीं भाग्य में किसके क्या है, अगर कभी ऐसा अवसर मिला तो कुछ न कुछ नया करके दिखाएंगे वहां भी। जी हमने यहां भी प्रयास किया है, हमसे त्रुटियां भी रही होंगी, हमसे गलतियां भी हुई होंगी, जी लेकिन हमने सोच नहीं बदली, सोच संस्था के प्रति सकारात्मक रखी है। जी मास्टर जी, आपने बड़ी बेबाकी से हर उस प्रश्न का उत्तर देते चले आप, और मैं तो ये कहना चाहूँगा एक तरीके से आपने इस संस्था का श्वेत पत्र जारी कर दिया, और अपनी जो यात्रा है बतौर प्रबंधक और मुख्य सेवक के रूप में आपने हर उस बिंदु को इंकित कर दिया। हम जानना चाह रहे थे कि आगामी जो चुनाव हैं उन चुनावों में आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, किस पद के लिए, या आगामी जो संस्था में जो पदाधिकारी आएंगे उनको किन किन व्यक्तियों को आप इस संस्था के उज्जवल भविष्य के तौर पर देखते हैं। मेरा अंतिम निवेदन। अंचाल जी, मैं वैसे तो पहले भी इशारा कर चुका हूं जी, लेकिन आपने इसको और ज्यादा खोल करके पूछने का प्रयास किया है जी कि भाई 23 तारीख को होने वाले चुनाव में आप क्या चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। जी 1906 में जब मैं यहाँ पहली बार मुख्य सेवक बना, जी तब में और आज में बहुत अंतर है। जी मेरी जो बौद्धिक क्षमता थी जी 1996 में, मैं समझता हूं कि मैंने उसमें काफी सुधार किया है, जी विकसित हुई है। उस दिन मैं चुनाव लड़ने का भी इच्छुक था यहाँ जी 1996 में। जी आज मेरे लिए ये चुनाव कोई मायने नहीं रखता। आपने बता दिया कि मैं अगर छोड़ व्यवस्था चुका, के खिलाफ लड़ना है तो बड़ी व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे। मैं इस इच्छा से पूर्णतया मुक्त हूं। जी और इस दौर में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन लोगों ने चुनाव लड़के देख लिए बड़े भी, जी, और आज वो भी उससे उब चुके हैं। जिन लोगों ने बड़े बड़े मंचों के ऊपर मालाएं पहन ली, जी, वो लोग आज मालाओं से भी उब चुके हैं। मेरे के मैं उसको मित्र कहूं, मेरा बेटा कहूं, जी, या उसको एक बहुत बड़ा समाज सेवी कहूं, अभी रिसेंटली उसने आज से 4 दिन पहले जी मेरे को फोन करके जी मुझे कहा कि अंकल जी मैं कुछ पैसे और 4-5 एयर कूलर भेज रहा हूं। जी
मैंने कोई उससे आग्रह नहीं किया था। जी उसने यहाँ 4 कूलर और 51,000 रुपए की राशि भिजवाई है। जी उसी व्यक्ति ने मेरे कहने से ब्राह्मण धर्मशाला जो लाना के अंदर भी जी ऐसा ही किया है। और आप YouTube पर अगर ढूंढ करके देखोगे जी तो आपको पता लगेगा। नाम साझा करते चले उस व्यक्तित्व का। वो शशिकांत कौशिक हैं जी जो तुलकाना धाम के रहने वाले हैं और आजकल सोनीपत में उनका निवास है। जी बिल्डर हैं वो जी और नियर अबाउट 1 लाख रुपया डेली दान करते हैं। वाह कमाल। आप YouTube पर अगर ढूंढोगे जी तो आपको पता चलेगा कि हम जिन बातों के लिए लड़ रहे हैं ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं। जी जी तो आज स्पष्ट तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि मैं किसी पद का इच्छुक नहीं हूं, ना चुनाव लड़ूंगा जी और ना सर्वसम्मति से स्वीकार करूंगा। क्या? अगर मेरे से बन पड़ा जी तो मैं बिना किसी पद के भी संस्था के लिए कुछ करूंगा। वाह। रही बात किसी व्यक्ति को समर्थन देने की, विरोध करने की, जी मेरे सभी अपने हैं। मैं ना किसी का विरोध करूंगा ना किसी का व्यक्तिगत तौर पर समर्थन करूंगा। जी संस्था के जो आजीवन सदस्य हैं, संस्था के जो हितैषी लोग हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जी वो जिस व्यक्ति को इसका मुख्य सेवक बनाएंगे प्रयास करूंगा कि उसका कुछ सहयोग कर पाऊं। जी फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से या किन्हीं अन्य कारणों से जी नहीं कर पाया तो जो आज तक मैं कर सकता था वो मैंने व्यक्तिगत तौर पर किया, एक टीम के तौर पर किया। जी भविष्य उनके हाथों में होगा, वो अपने ढंग से करें। जी इस बात के लिए वो स्वतंत्र होंगे। जी निश्चित तौर पर संस्था के प्रति सकारात्मक सोच रखूंगा। आपने ये बात जानने की जिज्ञासा रखते हुए जी मेरे से जो बातें पूछी, हो सकता है मैंने इसमें भी कुछ गलत कह दिया हो, जी लेकिन मैं एक बात साफ तौर पर कहता हूं जी कि मैंने कुछ नहीं किया। बहुत बड़ी बात। हमने किया जो किया, जी मैंने कुछ नहीं किया। जी और जो लोग इस तरह की सोच रख रहे हैं, लेकिन मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, जी जो इस तरह की सोच रख रहे हैं वो नकारात्मक सोच है, जी वो समाज हित में नहीं है। जी मैंने कुछ नहीं किया, हमने किया। और मेरी टीम के जो साथी रहे हैं मेरे साथ, जी मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर के नहीं कहना चाहता। जी वो तो मुझे तो पता है कि कौन ज्यादा सक्रिय रहा, कौन ज्यादा कर पाया, किसने कितना किया। जी लेकिन मैं ये समझता हूं सभी का योगदान है इस संस्था को आगे बढ़ाने में। सभी ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया और उनका मैं आभारी हूं। जी मास्टर जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर आप कभी बस की यात्रा कर रहे होते हैं, कभी ट्रेन की यात्रा, कभी हवाई जहाज़ की यात्रा, तो उसका जो चालक होता है बहुत महत्वपूर्ण एक उसकी जिम्मेवारी होती है। वो चालक घटना भी कर सकता है, दुर्घटना भी, और एक सुखद यात्रा भी आपको दिखा सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिला। मास्टर ऋषिकांत जी जो पूर्व में बतौर शिक्षक समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण का काम करते थे और वर्तमान में इस पद पर सुशोभित रहते हुए समाज निर्माण और समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का, संस्कृत और संस्कृति को बचाने का जो इन्होंने प्रयास किया और जिस प्रकार से इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, ये अपने आप में एक काबिले तारीफ है। निश्चित तौर पर समाज ऐसे पुरोधाओं की वजह से चलते हैं। प्रधान जी, आपने जो श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय और धर्मशाला जो रामराय चीन में स्थापित है, इसकी पूरी यात्रा को आपने अपने वक्तव्य में बताया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और निश्चित तौर पर इस यात्रा को किसी सीमित समय के दायरे में आप नहीं बांध सकते, क्योंकि बहुत लंबा कार्यकाल रहा है और उस कार्यकाल को जानना अति आवश्यक था। निश्चित तौर पर सभी समाजों के लोगों को इस प्रकार के पुरोधा और सामाजिक व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों की आवश्यकता है, ताकि समाज एक नई दिशा और दशा प्राप्त करे और समाज का पुनरुत्थान हो सके। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबका धन्यवाद।